महाराष्ट्र के नागपुर में प्रवर्तन निदेशालय ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के आवास पर रेड की। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने देशमुख पर वसूला का आरोप लगाया है और साथ ही जिसके बाद इस मामले की जांच हो रही है। आजाद भारत के इतिहास में सबसे विवादास्पद और अलोकांतरित काल माने जाने वाले 25 जून 1975 के दिन को पीएम मोदी ने याद किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल एक ऐसा काला अध्याय है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। हम उन सभी महानुभावों को और साथ ही याद करते हैं जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया और भारतीय लोकतंत्र की रक्षा की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज छात्रों से चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री आज सोशल मीडिया के जरिए 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा के बारे में छात्रों से बात करेंगे। बता दें कि पहले के निशंक छात्रों से बात कर उनसे सुझाव लेते रहते हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने तजाकिस्तान में SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन के लिए बैठक में पाकिस्तान की पोल खोली है और उन्होंने SCO की बैठक में पाकिस्तान की जमीन को ऑपरेट किया जा रहे आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ एक्शन प्लान लाने की अपील की है। पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। वो शुक्रवार को दिल्ली में अपने आवास पर राज्य के पार्टी विधायकों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले बुधवार को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ और पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने दिल्ली में राहुल से मुलाकात की थी और पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी को खत्म करने के लिए सिलसिलेवार बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस पार्टी 7 जुलाई से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और बेरोजगारी के खिलाफ 10 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेगी। कांग्रेस ने कहा है कि वह लोगों को दर्शाएगी और जनता के प्रति कथित सरकारी उदासीनता को उजागर करने के लिए 7 से 17 जुलाई तक देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में महासचिवों और राज्य प्रभारियों के साथ गुरुवार को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से नंदीग्राम चुनाव के नतीजों को चुनौती देने वाली याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इससे पहले ममता ने इस केस की सुनवाई कर जस्टिस कौशिक चंद्रा की बेंच को बदलने की मांग की थी। इस मामले पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस दौरान ममता भी वर्चुअली शामिल हुई। पीएनबी घोटाला मामले में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी द्वारा अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर की गई याचिका ब्रिटेन के हाईकोर्ट में खारिज होने के बाद विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि उसने ये फैसले को देखा है कि भारत नीरव को न्याय के साथ कटघरे में खड़ा करने के लिए और उसे जल्द प्रत्यर्पण का प्रयास जारी रहेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को यूएस इंडिया स्ट्रक्चर और पार्टनरशिप फोरम द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर राउंड टेबल में हिस्सा लिया। वित्त मंत्री ने बैठक में निवेशकों को भारत के निवेश में बेहतर अवसर के बारे में बताया, साथ ही निवेश का भी आह्वान किया। अयोध्या में जमीन घोटालों में आरोपों के बाद आरएसएस और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की गुरुवार को मुंबई में एक इमरजेंसी बैठक हुई है। ये बैठक करीब 2 घंटे से ज्यादा चली। इसमें संघ पदाधिकारियों के अयोध्या में जमीन विवाद को लेकर उठाए जा रहे सवालों की जानकारी ट्रस्ट के सदस्यों ने ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जून को अयोध्या के बड़े अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे। लोकसभा सदस्य और भाजपा नेता वरुण गांधी ने ट्विटर पर भारतीय नागरिकों पर रौब जमाने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को कहा कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को वह कानूनी नोटिस सार्वजनिक करना चाहिए जो उनके ट्वीट्स की वजह से उसे कानूनी एजेंसियों में भेजा है और साथ ही वरुण गांधी ने इसे ईमेल पर स्क्रीनशॉट भी ट्वीट किया है जो उन्हें ट्विटर से प्राप्त हुई। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं किया है। कीमतों में कोई बदलाव नहीं होने से दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 88 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर हो गई है। भारत में इस वक्त पूर्वी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत कुछ हिस्सों में मानसून एक्टिव है जहां झमाझम बारिश हो रही है और आज इन राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में हल्की से मध्य बारिश के साथ ही 2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में आगाह किया गया है कि अगर मौजूदा चलन जारी रहता है
तो कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट के अन्य वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा हावी होने की आशंका है। WHO की ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब 85 देशों में इस वेरिएंट के मिलने की पुष्टि हुई है और दुनिया के अन्य देशों में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 17 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं अब तक 39 लाख 15 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 16 करोड़ 54 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच चुके हैं। कुछ देश में 2 चरण की वैक्सीनेशन के बाद छूट की सीमा बढ़ा दी गई। देश में एक दिन में कोरोना के 51,225 नए केस से जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 1 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 1,324 नई मौत से 3,93,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 63,674 मरीज को ठीक होने से डिस्चार्ज किया जा चुका है। वहीं 6,07,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केरल में एक दिन में 12,078 नए केस से आंकड़ा 28,54,000 के पार हो गया है और साथ ही वहीं 136 मौत से अब तक 12,582 मरीजों की मौत हो चुकी है। 11,669 मरीजों के डिस्चार्ज होने से यह आंकड़ा 27,41,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 99,000 पहुंच चुकी है। राज्य में वीकेंड लॉकडाउन में प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। देश भर में वैक्सीनेशन के तहत अब तक 30 करोड़ 16 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 20% यानी 25 करोड़ लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 4.30% यानी 5.5 करोड़ लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। देश भर में गुरुवार को 60 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। कोवैक्सीन ऐप पर गुरुवार तक 60,36,000 लोगों के वैक्सीनेशन का डेटा फीड किया गया है और 21 जून को शुरू हुआ मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत बीते 4 दिन में 2,70,000 लोगों को टीका लगाया गया है और गुरुवार को सबसे ज्यादा 8,51,000 डोज यूपी में लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से 15 दिनों तक सभी विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में विभागीय मंत्री, अधिकारी और एक्सपर्ट शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और अबुझमाड़ के दिए जा रहे पट्टों की प्रगति पर समीक्षा करेंगे। इसी क्रम में सीएम भूपेश बघेल 26 जून को गोधन न्याय योजना और सुराजी गांव योजना, वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण और ये योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना की समीक्षा करेंगे। 28 जून को खनिज विभाग और 29 जून को ऊर्जा विभाग और 30 जून को सीएम मनरेगा, रोजगार वृद्धि गोठान, आजीविका केंद्र की समीक्षा करेंगे। 1 जुलाई को सीएम स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे। 2 जुलाई को गृह विभाग की बैठक लेंगे। 3 जुलाई को खाद्य विभाग और मार्कफेड की बैठक लेंगे। 5 जुलाई को लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी और जल संसाधन विभाग। 6 जुलाई को संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा विभाग की समीक्षा होगी। आज बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम महासमुंद के दौरे पर रहेंगे, जहां दुष्यंत कुमार जिला पदाधिकारियों और मंडल प्रभारियों की बैठक लेंगे। बैठक में कार्यों की समीक्षा की जाएगी और आगे की रणनीतियों पर भी चर्चा होगी। रायपुर में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मार्गदर्शन में पौधा तुरंत द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इस दौरान वन विभाग ने 2 करोड़ 27 लाख पौधे बांटने का लक्ष्य रखा है। वन विभाग की ओर से पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज दोपहर 2 बजे वन मंत्री मोहम्मद अकबर पौधे से भरी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हर साल 25 जून को देश में आपातकाल के लिए याद किया जाता है। 1975 में इस दिन को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू की थी, जिसको लेकर लोकतंत्र सेनानी संघ के लोगों ने 25 और 26 जून को काला दिवस मानने की घोषणा की है। आज वे गांधी जी की प्रतिमा के सामने काला मास्क और काली पट्टी बांधकर काला दिवस मनाएंगे। आज भोपाल में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की अहम बैठक होगी। बैठक में शिव प्रकाश और मुरलीधर राव समेत बड़े नेता शामिल होंगे, जहां कई मुद्दों पर नेताओं से चर्चा की जाएगी। बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी जारी है, जिसमें 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ट्रांसफर होंगे। पहले अनुसूचित क्षेत्रों में खाली पद को भरे जाएंगे। कोरोना से गंभीर बीमार होने वालों को पहली प्राथमिकता में रखा जाएगा।
जबलपुर हाई कोर्ट में नए जजों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक हाई कोर्ट के 6 नए जजों को आज शपथ दिलाएं और साथ ही बता दें कि 18 जून को जारी नए जजों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी हुई थी, जिसके 6 दिन बाद आज सभी जज शपथ लेकर पद ग्रहण करेंगे। भोपाल में आशा उषा कार्यकर्ताओं का धरना खत्म हो चुका है। संगठन की प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी कौरव की गिरफ्तारी के बाद धरना खत्म किया गया। लक्ष्मी कौरव ने कहा है कि उन्हें एनएचएम की मांगे पूरी करने का आश्वासन मिला है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़े स्तर पर हड़ताल शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश में 62 नए केस के साथ अब तक 7,89,000 मरीज मिल चुके हैं। प्रदेश में 22 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,849 पहुंच गया है। 24 घंटे में 255 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,79,000 के पार पहुंच गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,280 पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 15 और इंदौर में 10 केसेस की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 317 नए मामले से कुल आंकड़ा 9,92,000 के पार पहुंच गया है। वहीं राज्य भर में 8 मौत से अब तक 13,415 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 605 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,71,000 के पार पहुंच गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 7,314 पहुंच गई है। राजधानी रायपुर में 18 केसेस की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में पूरे जिलों में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। प्रदेश में अब तक 80,36,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसमें से लगभग 22% यानी कि 67 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 4.34% यानी 13 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। एमपी में वैक्सीनेशन प्रोग्राम सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 1,08,00,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें से 1,64,00,000 यानी 22.5% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 3% यानी 22,56,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। एमपी में कोरोना के रिकवरी रेट बढ़कर 98.7% पर पहुंच गया है। प्रदेश में 31 जिलों में एक भी केसेस नहीं मिले हैं। बाकी जिलों में 1 से 5 केस मिले हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट गिरकर 0.1% पहुंच गई है और संक्रमण के मामले में मध्य प्रदेश 31वें नंबर पर पहुंच गया है, जबकि 4 दिन पहले 28वें पायदान पर था। भोपाल में वैक्सीनेशन सेंटर पर युवक ने जमकर हंगामा किया। युवक ने स्वास्थ्य कर्मचारियों की टीम पर हमला कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि युवक वैक्सीन के बाद बुखार आने से नाराज था। बिलासपुर के 26 वर्षीय खुशबू विश्वकर्मा ने ग्रीन गार्डन कॉलोनी के अपार्टमेंट में 4थे माले से कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने बताया कि युवती लॉकडाउन के पहले एक दुकान में काम करती थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से कोई जॉब नहीं कर रही थी। परिजनों और अपार्टमेंट के लोगों से पूछताछ के बाद सीसीटीवी भी खंगाली गई। इसके आधार पर शव का पंचनामा कर पीएम के लिए भेज दिया गया है। छतरपुर के शान नगर थाना इलाके में बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी और वहीं युवक का एक दोस्त भी घायल हो गया। गंभीर हालत में युवक को ग्वालियर रेफर किया गया। फायरिंग करने के बाद चारों बदमाश फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। कोरबा के धुरेना गांव में करीब 800 किलो गोबर चोरी हो गई, जिसकी कीमत 1,600 रुपए बताई जा रही है। खबर के मुताबिक गांव में गोधन समिति के अध्यक्ष ने इस बारे में पुलिस में शिकायत की है और मामले में जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवक प्रहलाद साहू और नरोत्तम बघेल खुद को पुलिस बताकर अवैध वसूली करते थे। पुलिस पूछताछ में दोनों युवकों ने खुद को पत्रकार भी बताया। फिर पुलिस ने दोनों से प्रेस कार्ड भी जब्त किया है। मामला नगर पंचायत खरौद क्षेत्र का है। रायपुर पुलिस ने 2 थाना क्षेत्र के 80 लाख कीमत का 800 किलो गांजा जब्त किया है। मंदरा सौत में 1 क्विंटल गांजे के साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गांजा मालकानगिरी के मध्य प्रदेश में ले जाया जा रहा था। वहीं सरस्वती नगर में कोटा इलाके पर खड़े ट्रक से 7 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है। वहीं आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। रायपुर के आमानाका में निगम के रिटायर्ड इंजीनियर पारसनाथ पाठक ठगी का शिकार हो गए। हालांकि साइबर सेल ने 3 शातिर ठगों को झारखंड से जामताड़ा से गिरफ्तार कर लिया है और इंजीनियर से बैंक अधिकारी बनकर केवाईसी अपडेट के नाम पर पूरा डिटेल ले लिया। इंजीनियर के बेटे पुलकित ने आमानाका थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई।
छतरपुर जिले में गोली मारकर हत्या का प्रयास करने का मामला सामने आया है। आरोपी 4 बदमाश घटना के बाद फरार हैं और घटना में 2 लोगों को गोली लगी है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक ही की हालत गंभीर है और ईशानगर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल घटना के कारण अज्ञात। रेलवे की लापरवाही के चलते हजारों टन सरकारी खाद खराब हो गया। कोटा से सीधी सिंगरौली के लिए भेजा गया 3000 टन यूरिया बरगवा रेलवे स्टेशन पर उतारा गया था। खुले आसमान में डंप खाद बारिश की वजह से 40% भीग गया और साथ ही समितियों में किसानों ने गीला खाद लेने से इनकार कर दिया। पूरे मामले में कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। इंदौर नगर निगम में बने गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और गोदाम में बिलिंग पाउडर और साथ ही ब्लीचिंग पाउडर रखा हुआ था और लाखों का माल पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा चुका है। यहां मौसम विभाग ने 14 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बिलासपुर संभाग के जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रायपुर में भी सुबह से काले बादल छाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में बारिश के कारण कई इलाकों में आंधी तूफान और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। भोपाल में भी बीती रात तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। शहडोल, कटनी, सिवनी समेत 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। सरायपाली विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पैकिंग पे मोहल्ले पर ग्रामीणों ने आवागमन के लिए सड़क की नहीं मिल पा रही और दरअसल कुछ भूमाफियाओं द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर दिया जाने से आवागमन का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है और बारिश के सीजन में लोगों का बस्ती के बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। बलरामपुर के गांव पर जंगल में ग्रामीण पर भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमले से ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं 3 महिलाओं ने भागकर अपनी जान तो बचा ली। जंगल में महिलाएं लकड़ी बिनने के लिए गई थी, तभी अचानक भालू ने हमला कर दिया। आज घरेलू शेयर बाजारों में मामूली बढ़त देखी जा रही है। निवेशकों का ध्यान छोटे और मझोले शेयरों पर है। निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप में लगभग आधा पेशेंस का उछाल है और हालांकि शुरुआती कारोबार में बाजार पर मेटल शेयरों पर खरीदारी का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। निफ्टी मेटल के 2 पेशेंस के साथ और ज्यादा उछाल के साथ ट्रेंड कर रहा है। सरकारी बैंकों के ऑटो और रियल्टी सेक्टर में इंडेक्स की एक पेशेंस के साथ तेजी आई है। कर्नाटक के मैसूर में काबिनी डैम में वन विभाग की टीम ने 2 टन कचरा निकाला है। बताया जा रहा है कि कचरे के कारण इलाके का वाटर लेवल प्रभावित हो रहा था, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने सफाई अभियान चलाया। यूपी में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियां उफान पर है। वहीं गोंडा जिले पर सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांव में बाढ़ आ गया है और इधर बाढ़ के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई गांव अब भी जलमग्न हैं, जिससे लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित समिति ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान जब देश भर में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ था, तब दिल्ली सरकार ने जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग कर दी थी। समिति ने सुप्रीम कोर्ट को हैरान कर देने वाली बात बताई है और दिल्ली सरकार को जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन आपूर्ति के कारण 12 राज्यों को ऑक्सीजन संकट का सामना करना पड़ा होगा। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर आई एक ऑडिट रिपोर्ट पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी नेताओं पर हमला बोला। सिसोदिया ने कहा कि सुबह से दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री तक तथा कथित रिपोर्ट के हवाले से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुरा बोल रहे हैं, जबकि ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं है। इधर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट कर कहा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त पैनल का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की दूसरी लहर की पीक के दौरान जरूरत के 4 गुना ऑक्सीजन की मांग की थी, जिससे अन्य 12 राज्यों को ऑक्सीजन संकट का सामना करना पड़ सकता था। तो इसका मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री जी भर के झूठ बोल रहे थे। दरअसल वे झूठे ही हैं।
देश भर में तेजी से कोरोना वैक्सीनेशन करने पर जोर दिया जा रहा है। गुजरात सरकार ने राज्य के उन शहरों में जहां नाइट कर्फ्यू लगा है, वहीं से सभी बिजनेस और निजी संस्थानों को आदेश दिया है कि वो 30 जून तक अपने सभी कर्मचारियों को वैक्सीन की डोज लगवा लें। राज्य सरकार ने चेतावनी दी है कि अब आदेश का पालन नहीं करने वाले बिजनेस और निजी संस्थानों को बंद कर दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान का दौरा किया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी विमान वावक्का किए जाने पर काम का प्रत्यक्ष रूप से जायजा लेने पर खुशी की बात है। ये भारत का गर्व है और आत्मनिर्भर भारत का एक चमकता उदाहरण है। इस प्रोजेक्ट को एनडीए सरकार ने अनुमति दी थी और कोरोना के बावजूद इसमें प्रगति हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केरल दौरे पर हैं। इस दौरान कोच्चि में राजनाथ ने कहा कि गलवान गतिरोध के दौरान नौसेना की सक्रिय अग्रिम तैनाती में हमारे इरादे का संकेत है और हम शांति चाहते हैं, लेकिन किसी भी घटना के लिए तैयार हैं। अगले साल स्वदेशी विमान वाहक की कमीशनिंग भारत और आजादी के 75 साल के लिए एक उचित श्रद्धांजलि होगी। महाराष्ट्र के नागपुर में प्रवर्तन निदेशालय ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के आवास पर रेड की। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने देशमुख पर वसूली करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद मामले की जांच हो रही है। आजाद भारत के इतिहास में सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल माने जाने वाले 25 जून 1975 के दिन पीएम मोदी ने उसे याद किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल एक काला अध्याय है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। हम उन सभी महाअनुभवों को याद करते हैं जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया और भारतीय लोकतंत्र की रक्षा की। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामले पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए सवाल किए हैं। देश में इसकी जांच और रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है? वैक्सीन पर इस कितनी प्रभावशाली है और पूरी जानकारी कब मिलेगी? और तीसरी लहर में इसे नियंत्रित करने के लिए क्या प्लान है? कांग्रेस पार्टी 7 जुलाई को तेल की कीमतों की बढ़ोतरी और बेरोजगारी के खिलाफ 10 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेगी। कांग्रेस ने कहा है कि वह लोगों को दुर्दशा और जनता के प्रति कथित सरकारी उदासीनता को उजागर करने के लिए 7 से 17 जुलाई तक देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में महासचिवों और राज्य प्रभारियों के साथ गुरुवार को ही बैठक में यह फैसला लिया गया। पीएनबी घोटाला मामले के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी द्वारा अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर की गई याचिका ब्रिटेन के हाई कोर्ट में खारिज होने के बाद विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि उसने फैसले को देखा है। भारत नीरव को न्याय के कटघरे में खड़ा करने के लिए उसे जल्द प्रत्यर्पण का प्रयास जारी रहेगा। डेल्टा प्लस वेरिएंट अब तक 11 देशों में दस्तक दे चुका है। भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं भारत के अलावा ये वेरिएंट ब्रिटेन, कनाडा, जापान, नेपाल, पोलैंड, पुर्तगाल, रूस में भी आ चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आगाह किया है कि अगर मौजूदा चलन जारी रहता है तो कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट के अन्य वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा हावी होने की आशंका है। WHO ने चेतावनी देते हुए ऐसे समय में आई है जब 85 देशों में इस वेरिएंट के मिलने की पुष्टि हुई है। दुनिया के अन्य देशों में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। यूपी में लगातार हो रही बारिश और साथ ही जिसके चलते नदियां उफान पर हैं। वहीं गोंडा जिले पर सरायू नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांवों पर बाढ़ आ गया और इधर बाढ़ के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई गांव अब भी जलमग्न हैं, जिससे लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हैं। पिछले एक हफ्ते में लगातार सोने चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है। इंडियन बुलियन और ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुरुवार को सुबह सोने की कीमत 154 रुपए और चांदी की कीमत 125 रुपए की टूट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद दिल्ली में बाजार 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने की कीमत 47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। केंद्र सरकार लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में फेम 11 स्कीम पर इसके तहत इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स का सब्सिडी को 50% तक बढ़ा दिया गया। इसके बाद अब देश की लीडिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टीवीएस मोटर्स और
अटर एनर्जी के साथ ही अपने ई स्कूटर को दाम घटा दिया है। पेंशन भोगियों को अब पेंशन स्लिप के लिए बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैंक उन्हें एसएमएस, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए पेंशन स्लिप मुहैया कराएंगे। केंद्र सरकार ने बैंकों में पेंशनर्स पर पेंशन स्लिप देने को कहा है। ये फैसला सीपीपीसी की बैठक में लिया गया। जबलपुर हाईकोर्ट में नए जजों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक हाईकोर्ट में 6 नए जजों को आज शपथ दिलाए हैं। बता दें कि 18 जून को जारी नए जजों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी हुई थी, जिसमें 6 दिन बाद आज सभी जज शपथ लेकर पदभार ग्रहण किए हैं। मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी जारी है, जिसमें से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ट्रांसफर होंगे। पहले अनुसूचित क्षेत्रों में खाली पद भरे जाएंगे। कोरोना के गंभीर बीमार होने वालों को पहली प्राथमिकता पर रखा गया है। एमपी में विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने अवैध रेत उत्खनन को लेकर बीजेपी सरकार पर नदियों को समाप्त करने का आरोप लगाया है। सिंध नदी में शहरों को सप्लाई के लिए पानी नहीं बचा है। पत्र लिखने और विधानसभा में मुद्दा उठाने के बाद भी सरकार खनन रोकने में नाकाम रही। गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी में प्रद्युमन सिंह तोमर अपनी दुर्दशा करा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल 26 जून को गोधन न्याय योजना और सुराजी गांव योजना, वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की समीक्षा करेंगे। 28 जून को खनिज विभाग, 29 जून को ऊर्जा विभाग और 30 जून को सीएम मनरेगा, रोजगार वृद्धि गोठान आजीविका केंद्र की भी समीक्षा करेंगे। 1 जुलाई को सीएम स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे। 2 जुलाई को गृह विभाग की बैठक लेंगे। 3 जुलाई को खाद्य विभाग और मार्केट की बैठक लेंगे। 5 जुलाई को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जल संसाधन विभाग, 6 जुलाई को संस्कृति पर्यटन शिक्षा विभाग की समीक्षा होगी। रायपुर में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में पौधा तुरंत द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इस दौरान विभाग ने 2 करोड़ 27 लाख पौधे बांटने का लक्ष्य रखा है। वन विभाग की ओर से पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज दोपहर 2 बजे वन मंत्री मोहम्मद अकबर पौधे से भरी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। छत्तीसगढ़ में पूरे जिलों में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। प्रदेश में अब तक 80,36,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें से लगभग 22% यानी 67 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 4.34% यानी 13 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। एमपी में वैक्सीनेशन प्रोग्राम सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 8 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसमें से 1 करोड़ 64 लाख यानी 22.5% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 3% यानी 22,56,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। एमपी में कोरोना की रिकवरी रेट बढ़कर 98.7% पर पहुंच गई है। प्रदेश में 31 जिलों में भी एक भी केस नहीं मिले हैं और बाकी जिलों में 1 से 5 केस मिले हैं। तो वहीं पॉजिटिविटी रेट गिरकर 0.1% पहुंच गई है। संक्रमण के मामले में मध्य प्रदेश अब 31वें नंबर पर पहुंच गया है, जबकि 4 दिन पहले 28वें पायदान पर था। भोपाल में वैक्सीनेशन सेंटर पर युवक ने जमकर हंगामा किया। युवक ने स्वास्थ्य कर्मचारियों की टीम पर हमला भी कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि युवक वैक्सीनेशन के बाद बुखार आने से नाराज था। बिलासपुर में 26 वर्षीय खुशबू विश्वकर्मा ने ग्रीन गार्डन कॉलोनी के अपार्टमेंट के 4थे मलबे से कूदकर अपनी जान दे दी है और पुलिस ने बताया है कि युवती लॉकडाउन से पहले एक दुकान में काम करती थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से उसके पास कोई जॉब नहीं थी। परिजनों और अपार्टमेंट के लोगों से पूछताछ के साथ सीसीटीवी भी खंगाला जा रहा है। इधर शव का पंचनामा कर पीएम के लिए भेज दिया गया है। कोरबा के धुरैना गांव में करीब 800 किलो गोबर चोरी हो गई और जिसकी कीमत 1600 रुपए बताई जा रही है। खबर के मुताबिक गांव के गोधन समिति के अध्यक्ष ने इस बारे में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई और मामले में जल्द कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रायपुर पुलिस ने 2 थाना क्षेत्र के 80 लाख कीमत का 800 किलो गांजा जब्त किया है। मंदिरा सौद में 1 क्विंटल गांजे के साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गांजा मलकानगिरी से एमपी के ले जाया जा रहा था और वहीं सरस्वती नगर के कोटा इलाके में खड़े ट्रक से 7 क्विंटल गांजा बरामद किया। सभी आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवक प्रहलाद साहू और नरोत्तम बघेल खुद को पुलिस बताकर अवैध वसूली करते थे। पुलिस पूछताछ में दोनों युवकों ने खुद को पत्रकार भी बताया। फिर पुलिस ने दोनों से प्रेस कार्ड भी जब्त किया है। मामला नगर पंचायत खारौद का है। रायपुर के आमा नाका में निगम के रिटायर्ड इंजीनियर पारसनाथ पाठक ठगी का शिकार हो गए हैं। हालांकि साइबर सेल ने 3 शातिर ठगों को झारखंड के जामताड़ा से गिरफ्तार किया है। इंजीनियर से बैंक अधिकारी बनकर केवाईसी अपडेट के नाम पर पूरा डिटेल लिया गया और साथ ही इंजीनियर के बेटे पुलकित ने आमानाका थाने में ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बलरामपुर के जंगल में एक ग्रामीण पर भालू ने हमला कर दिया है और भालू के हमले से ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं 3 महिलाओं ने भागकर अपनी जान बचा ली। जंगल में महिलाएं लकड़ी बीनने गई थी, तभी अचानक भालू ने हमला कर दिया। रेलवे की लापरवाही के चलते हजारों टन सरकारी खाद खराब हो गया। कोटा से सीधी सिंगरौली के लिए भेजा गया 3000 टन यूरिया बरगवा रेलवे स्टेशन पर उतारा गया था। खुले आसमान में डंप खाद बारिश की वजह से 40% भीग गया। अब समितियों में किसानों ने गीला खाद लेने से इनकार कर दिया। पूरे मामले में कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। इंदौर नगर निगम में बने गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गोदाम में ब्लीचिंग पाउडर रखा हुआ था और लाखों का माल बुरी तरह से जलकर खाक हो गया। विघ्नेश्वर में धान संरक्षण केंद्र के कुंडेल भाटा में 15 दिनों के भीतर दूसरी बार आग लगने की घटना हुई है। आज सुबह केंद्र के किनारे में रखे गए खराब बारदानों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि 10 जून को धान के स्टॉक में रखे बोरों में अचानक आग लग गई थी। गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर ट्रॉली और रैली के लिए रिहर्सल का किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। टिकैत ने कहा है कि रिहर्सल इसलिए हो रही कि 26 तारीख नजदीक है। किसान 26 तारीख को कभी नहीं भूलेगा। हर महीने 26 तारीख आएगी, किसान ट्रैक्टरों की रिहर्सल करेगा। ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता ना भूल जाए, इसलिए रिहर्सल करनी पड़ रही है। किसान आंदोलन को लेकर भी राकेश टिकैत का बयान आया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि सरकार बात करेगी। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक भारत सरकार कानून वापस नहीं लेगी और एमएसपी पर कानून नहीं बनाती। किसान आंदोलन और किसानों के दिल्ली कूच करने पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसान यूनियन के नेताओं से 10 से 11 बार बात हो चुकी है। किसान नेताओं की परेशानी समझने की कोशिश की है। उन्होंने जिस प्रावधान को दिक्कत है वे खुले मन से बताएं, हम विचार और निराकरण करने के लिए तैयार हैं। आज आपातकाल की बरसी है। इस दिन को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। रमन सिंह ने लिखा कि 1975 में आपातकाल कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र का काला अध्याय है। आज के ही दिन रातों रात राष्ट्र को जेल में बदल दिया गया। अभी हम जिस आजादी की सांसें ले रहे हैं वो बीजेपी के जननायकों की देन है। भारत में इस वक्त पूर्वी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत कुछ हिस्सों में मानसून एक्टिव है, जहां झमाझम बारिश हो रही है और आज इन राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में हल्की बारिश हो रही है और साथ ही 2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा चुका है। यहां मौसम विभाग ने 14 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर संभाग के जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रायपुर में भी सुबह से काले बादल छाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में बारिश के कारण कई इलाकों में आंधी तूफान और जलभराव की स्थिति बन गई है। भोपाल में भी बीती रात तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। शहडोल, कटनी, सिवनी समेत 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत की करारी हार के बाद टीम के कोच रवि शास्त्री ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इस बात का सबसे बढ़िया उदाहरण है कि बड़ी चीजें आसानी से नहीं मिलती। शास्त्री ने न्यूजीलैंड की टीम के प्रदर्शन की तारीफ की। खास बात यह रही कि उन्होंने भारतीय टीम के प्रदर्शन को लेकर कुछ नहीं कहा। न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC फाइनल के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज
ईशांत शर्मा के सीधे हाथ में 2 उंगलियों में चोट लग गई थी, जिसके चलते अब उनकी सर्जरी हुई है और उसमें टाके लगाए गए हैं। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि वह इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की टेस्ट सीरीज के लिए जल्द ठीक हो जाएंगे। टीम इंडिया की टेस्ट चैंपियनशिप का नया कार्यक्रम सामने आ गया है। भारत को 6 टीमों के खिलाफ कुल 19 टेस्ट मैच खेलना है। घर पर पहली सीरीज में टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ ही खेलने वाली है। भारत को इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एतिहाद एशेज सीरीज रद्द करने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर इंग्लिश खिलाड़ियों के परिवार उनके साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते तो इस साल होने वाली एशेज सीरीज को रद्द कर देना चाहिए। बता दें कि एशेज सीरीज इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होनी है। बोनी कपूर और श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर इन दिनों इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हैं। अब जानवी ने अपनी इंस्टा स्टोरी में बेहद हॉट फोटो शेयर की है, जिसमें उनका आधा चेहरा बालों से ढका हुआ ये फोटो तेजी से वायरल हो रही है।